इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 1967 से, जहां बहुत सारे डॉक्टर वेनिसा नाम की लेडीज का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वेनिसा प्रेग्नेंट होती है, मगर उसके गले पर किसी चीज के काटे जाने के निशान मौजूद थे। डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि वेनिसा के साथ हुआ क्या था, लेकिन डॉक्टर फिर भी अपने काम में बहुत ही मेहनत कर रहे थे। कैसे भी करके उन डॉक्टर ने वेनिसा के बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन इस सब काम के बाद वेनिसा को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं। अब वो लड़की इस लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक जगह पर ले जा रही होती है, और देखते ही देखते वो एक नाइट क्लब में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग नाइट क्लब के अंदर जाते हैं कि सभी लोग उसे बड़े ही हैरानी से घूरने लगते हैं, लेकिन वो लड़का इन सब सारी चीजों को इग्नोर करके डांस करने लग जाता है। पर उसे क्या पता था कि ये सारे लोग इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर्स हैं। वो लोग इंसानों को मारकर उनका खून पीते हैं। अब देखते ही देखते उस क्लब में ब्लड रेन चालू हो जाती है, जिसके लिए ये सब वैम्पायर यहाँ पर आए थे। लेकिन ये सब देख कर वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो चिल्लाकर यहाँ से भागने लगता है। पर अब वहाँ मौजूद सारे वैम्पायर ने उस लड़के को देख लिया होता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसका खून पीने के लिए। तभी उस जगह एक ब्लैक सूट पहना हुआ एक ब्लैक आदमी आ जाता है। उसका नाम ब्रेड होता है और वो वैम्पायर हंटर होता है, यानी कि वो जगह जगह जाकर बुरे वैम्पायर को मारने लगता है। इसी वजह से वो नाइट क्लब में पहुंच जाता है उस लड़के को बचाने के लिए। ब्रेड को देखकर सभी वैम्पायर काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वैम्पायर्स को पता था कि ब्रेड कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ब्रेड ने अपने एडवांस पावरफुल हथियार से उन वैम्पायर्स को मारना भी चालू कर दिया था। दरअसल ब्लेड भी हाफ इंसान और हाफ वैम्पायर्स था। कहानी की शुरुआत में जिस प्रेग्नेंट लेडी वेनिसा को दिखाया गया था, ब्लेड उसका ही बेटा होता है और उसके पैदा होने से पहले उसकी माँ के किसी वैम्पायर ने काट लिया था, जिसकी आधी खूबियाँ उस ब्लेड के अंदर आ गईं और किसी वैम्पायर काले ने काटा था, इसीलिए उसका रंग भी काला है। अब तो ब्लेड यहाँ लगातार कत्ल करे जा रहा था। जो ब्लेड के बारे में जानते थे वो तो यहाँ से भाग जा रहे थे। कुछ वैम्पायर समझते हैं कि वो ब्लेड को मार सकते हैं, तभी वो एक झुंड बनाकर ब्लेड पर हमला कर देते। लेकिन अब ब्लेड ने उन सभी को मारने के लिए एक सिल्वर रॉड निकाल ली थी। ये सिल्वर रॉड वैम्पायर्स को मारने में बहुत ज्यादा काम आती थी। ताकत से ताकतवर वैम्पायर भी इसके सामने टिक नहीं पाता था। ब्लेड के पास तो एक सिल्वर बुलेट की गन भी मौजूद थी, जिससे वो वैम्पायर को एक शॉट मारकर उसे वहीं पर खत्म कर सकता है। अब देखते ही देखते ब्लेड के सामने कोई नहीं बच पाता और वो सब बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। आखिर में क्वीन नाम का एक वैम्पायर अपनी पूरी गैंग के साथ ब्लेड पर हमला करने आता है, लेकिन ब्लेड ने अपनी फाइटिंग स्किल की वजह से उन सभी को एक धाराशाही कर दिया था। ब्लेड ने तो क्वीन की पूरी बॉडी में आग ही लगा दी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ब्लेड नहीं चाहता था कि वो पुलिस वालों की नज़र में आए, लेकिन पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये सारा काम ब्लेड का है। तभी वो ब्लेड के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ब्लेड मौका देखकर वहां से तुरंत ही निकल जाता है और ये पुलिस वाले उस क्वीन नाम के वैम्पायर की आग बुझाने लगते हैं। लेकिन इनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। क्वीन की आधी जली हुई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कर्टिन और केविन, दो सर्जन नाम के व्यक्ति, इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब क्वीन की बॉडी के सैंपल इकट्ठा किए गए थे, तब कैरल कर्टिस को बताती है कि इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। कर्टिस कहता है कि तुम मजाक कर रही हो। जब कर्टिस ये सब बातें सही है गलत इसे जानने के लिए क्वीन की बॉडी के पास जाता है, तभी क्वीन ने एकदम से जिंदा होकर कर्टिस के गले पर काट लिया था और उसकी तुरंत वहीं मौत हो जाती है। कैरल ये सब देखकर वहां से भागने लगी थी, तभी क्वीन उस पर भी हमला करके उसे भी घायल कर देता है। लेकिन सही समय पर वहां पर ब्लेड आ गया था, जो क्वीन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर लग रहा था कि इन सब सारी फसाद की जड़ ये तो ब्लेड है, इसीलिए वो उस पर लगातार फायर करने लग जाते हैं और क्वीन तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुका था। ब्लेड कैरल को जख्मी पड़ा देखता है तो उसे बचाने के लिए वो अपने साथ उठाकर वहां से चला गया था। पुलिस वाले छोटी मोटी गोलियां उस पर चलाते रहते हैं, जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता था। अब ब्लेड डायरेक्टली कैरल को लेकर अपने एक दोस्त बिस्लर के पास आ गया था। जब इसकी पूरी बॉडी को चेक किया गया कि वैम्पायर के काटे जाने के कारण ये लेडी भी अब पूरी वैम्पायर बन चुकी थी।
बिस्लर कैरल को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वैम्पायर बनने की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी। यानी कि यहाँ पर कैरल ने बिस्लर की बाल बाल जान बचा ली थी। अब यहाँ दूसरी तरफ वैम्पायर की सीक्रेट कम्युनिटी को दिखाया जाता है जो ब्लेड के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल उन्हें ये परेशानी थी कि ब्लेड उनके वैम्पायर की जातियों को हल्के हल्के करके मारता जा रहा था। तभी वैम्पायर कम्युनिटी का लीडर जिसका नाम ड्रैगोनाइज था, वो इन सारी चीजों की वजह फ्रोस्ट नाम के दूसरे वैम्पायर को मानता था, क्योंकि वैम्पायर कम्युनिटी ने जो वैम्पायर के लिए रूल बनाए थे, फ्रोस्ट उनको बिल्कुल भी फॉलो ना करके मासूम लोगों का खून पीता था। इसी वजह से ब्लेड को बढ़ावा मिलने लगा कि वो वैम्पायर्स को और भी ज्यादा मारे। हालांकि ड्रैगो नाइट फोर्स को समझाता भी है, लेकिन नाइट फोर्स कहाँ मानने वाला था। वो कहता है ड्रैगो नाइट के लिए बनाए गए सारे रूल तुम अपने ही पास रखो, मैं किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला और ना ही किसी ब्लेड से डरने वाला हूँ। अब यहाँ पर ब्लेड बिस्लर के साथ एक ईसन गार्डन नाम की दवाई को लेने आता है। जब बिस्लर को अपने सारे इक्विपमेंट मिल गए थे तो वो ब्लेड के संग वापस अपने अड्डे पर आ जाता है। बिस्लर एक लिक्विड तैयार करने लगा था जो समय समय पर ब्लेड की बॉडी में इंजेक्ट करता जाता है। दरअसल सभी वैम्पायर्स को इंसानी खून पीने की बहुत तलब मची होती है। अगर उन्हें इंसानी खून नहीं मिला तो वो भी पागल होने लगते थे। ब्लेड भी आधा इंसान और आधा वैम्पायर था, तो उसे भी इंसानी खून की जरूरत थी। ईसन एंड गार्लिक नाम के लिक्विड को उसके अंदर डालने पर वे इंसानी खून की कमी को पूरा कर देता था। इन सारी वजह से ब्लेड किसी भी नॉर्मल इंसान को चोट नहीं पहुंचा पाता। थोड़ी देर में कैरल भी होश में आ जाती है। वो इतनी डरी हुई थी कि वो समझ नहीं पा रही थी वो कहाँ पर है। तभी बिस्लर उसे समझाता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि वैम्पायर ने तुम्हारे खून को चख लिया है और फिर से चोट पहुंचाने के लिए वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। अब बिस्लर ने गैरल की प्रोटेक्शन के लिए गैरल लाइट के साथ साथ एक लेजर लाइट भी दे दी थी, जिससे कि वैम्पायर्स को आराम से मारा जा सकता है। अब ब्लेड उसे खुद यहाँ से अपने घर तक सही सलामत छोड़ने के लिए चला जाता है। अब यहाँ ड्रैग जब फिर से बात करने के लिए उसके घर पे आया तो वो देखता है कि वो वैम्पायर बाइबल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। वो प्राचीन बाइबल थी जिन्हें वैम्पायर्स के पूर्वजों ने लिखा था। फ्रोस्ट को बहुत दिक्कत हो रही थी इस बाइबल को डिकोड करने में, लेकिन ड्रैग चौंक गया था कि अगर बाइबल इससे डिकोड हो गई तो उसके पास तो अर्मियों शक्ति आ जाएगी, जिसके बाद ये पूरी दुनिया पर राज करेगा और इसका खात्मा करने वाला कोई भी नहीं होगा। अब शायद से फ्रोस्ट भी उन्हीं शक्तियों को पाने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब फ्रोस्टो ड्रैगनाइट के पास आकर कहता है कि अब मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, और वो काला ब्लेड भी नहीं। ड्रैगनाइट तो फ्रोस्ट को ये सब चीजें ना करने को कहता है, लेकिन फ्रोस्ट को कोई भी असर नहीं होता। उसने ये सब सारी चीजें करने के लिए अपना मन तो पहले से ही बना लिया होता है। जब कैरल अपने घर पहुंच गई थी तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो अपना नाम क्रीगर बताता है। कैरल बहुत ही ज्यादा डर गई थी, तभी वो क्रीगर के ऊपर गार्लिक स्प्रे मारने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि क्रीगर एक वैम्पायर है। लेकिन क्रीगर कहता है कि मैं तो इंसान हूँ, फिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। तब जाकर क्रीगर उससे माफी मांगती है, उससे गलती हो गई। वो समझ रही थी कि तुम एक वैम्पायर हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लेड आ जाता है और वो क्रीगर को पकड़ लेता है। ब्लेड क्रीगर को बताता है कि जिस भी इंसान के पीछे इस ब्लैक कलर का सिंबल होता है वो पहले बैटमैन के लिए काम किया करते थे। जैसा कि हमें पता है वैम्पायर दिन के समय में बाहर नहीं निकल सकते थे, तभी वो ऐसे मासूम इंसानों को अपने काबू में करके दिन में निकल के अपना काम किया करते थे। अब ब्लेड क्रीगर को पकड़कर उससे पूछने लगा था कि तुम्हें किसने भेजा है। क्रीगर डर के मारे उसे सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि मुझे एक वैम्पायर ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। क्रीगर कैसे ही करके ब्लेड के चंगुल से आजाद हो जाता है और वो भागने लगता है। और ब्लेड ने तो गन निकाल ही ली थी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे आदमी थे, इसीलिए वो गन नहीं चलाता। इसीलिए कैरल ने उससे कह दिया था कि उसे तुम जाने दो, उसे हम कैसे करके फिर से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर रात होने लगती है और क्रोगर फ्रोस्ट के लिए बहुत सारी खून की डिलीवरी करने जा रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके पीछे सुबह से ब्लेड नजर रखे हुए था। ब्लेड और कैरल उसका लगातार पीछा करते जा रहे थे कि क्रोकर जा कहाँ रहा है, क्योंकि ब्लेड को फ्रोस्ट की लोकेशन सिर्फ क्रोकर से ही पता लग सकती थी। अब क्रोकर बड़े से इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाता है। ब्लेड और कैरल भी बड़ी सावधानी से उस जगह पर गार्ड से बचते हुए पहुंच गए थे। ब्लेड ने बिना ही टाइम वेस्ट किए क्रोकर को पकड़ लिया था और मारने भी लगता है।
ब्लेड क्रोकर से सिर्फ यही पूछता है कि फॉरेस्ट की लोकेशन बता दो, लेकिन ब्लेड के हाथों से पिटने के बाद क्रोकर तब भी अपना मुंह नहीं खोलता है। जब ब्लेड ने क्रोकर को धमकी दी कि मैं तुम्हें काट कर वैम्पायर बना दूंगा, तो क्रोकर इससे बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि क्रोकर अगर वैम्पायर बन गया तो वो दिन के समय बाहर नहीं निकल सकता। अगर उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ गई तो वो जलकर मर भी सकता है। अब क्रोकर डर जाता है और ब्लेड को बता देता है कि इस अलमारी के पीछे एक रास्ता है। वो उसे तुरंत ही वहां से फेंक देता है और क्रोलिन को लेकर वहां से तुरंत ही निकल पड़ता है। और वहां पर तो एक बहुत ही लंबा एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ था। कुछ और नीचे आने के बाद उसे एक जगह मिलती है, जहां पर आगे बढ़ने पर वहां पर उन्हें एक मोटा आदमी मिलता है, जिसका वजन मेरे ख्याल से तो 150 किलो का तो होगा ही। दरअसल इस मोटे आदमी का नाम पुल होता है, जो फॉरेस्ट के लिए इस बाइबल को डिकोड करने का काम करता है। ब्लेड ने पूछा कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या, वैम्पायर बाइबल को डिकोड करने से आखिर होता क्या है। लेकिन फ्रॉस्ट ने पुल को ना मुंह खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा धमकी दे रखी। जब ब्लेड ने वहां पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखे तो वो समझ गया कि यहाँ पर 12 वैम्पायर्स को रखकर कुछ रिचुअल किया जा रहा है। अब ब्लेड पुल से कहता है कि ये आखिरी बार है, तुम मुझे सारी चीजें बनाते हो या नहीं। तभी अगले ही मोमेंट में कैरल उसके ऊपर यूजी लाइट मारकर उसे जलाने लगती है और उस वैम्पायर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। उसके मुंह से खून भी आने लगता है, जिससे कि पल का पूरा शरीर जलने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी वो ब्लेड और कैरल को रुकने के लिए कहता है। अब इतना टॉर्चर करने के बाद पल रेडी हो गया था सारी चीजें बताने के लिए। पुल उसे समझाता है कि फ्रॉस्ट वैम्पायर बाइबल की सारी चीजें को डिकोड करके एक ऐसे शैतान को जिंदा करना चाहता है, जिससे कि वो उससे काली शक्तियां ले सके। इन रिचुअल को पूरा करने के लिए 12 प्योर वैम्पायर के खून को जमा करना पड़ेगा। उनकी बलि देने पर नर्क से एक शैतान डायरेक्टली निकलकर उसकी बॉडी में चला जाएगा, जिसने भी वैम्पायर बाइबल को डिकोड किया होगा। अगर फ्रॉस्ट इस वैम्पायर बाइबल को डिकोड करने में कामयाब रहा तो उसके पास काली शक्तियां आ जाएंगी और उसे हराना नॉर्मल वैम्पायर और इंसान की तो बस की बात ही नहीं होगी। सब कुछ पता चलने के बाद ब्लेड और कैरल निकल पड़ते हैं फ्रॉस्ट को ढूंढने के लिए। पर फ्रॉस्ट पता नहीं क्यों सीसीटीवी कैमरे से उनके ऊपर नजर रख रहा था। उसने अपने बहुत सारे साथी और क्वीन को भेज दिया था ब्लेड और कैरल के ऊपर हमला करने के लिए। इधर ब्लेड और कैरल एक दीवार को तोड़ते हुए लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, जहां पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी जो सिर्फ वैम्पायर बुगेटी से मिलती जुलती थी। उससे ही फ्रॉस्ट डिकोड करने की कोशिश कर रहा था।